अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खूब अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 3, वो है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिज़ीज़। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिज़ीज़ क्या है और इसका जानना हमें क्यों ज़रूरी है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एपिडेमियोलॉजी के अंदर, तो इसको हम आज पढ़ेंगे। तो आज के जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि define natural history of the disease, define the term host, agent and environment, identify the concept of epidemiology in disease with the help of epidemiological trait और identify epidemiological approach in community। तो एक एक यूनिट को हम करके पढ़ेंगे। अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड जो है वो क्या है, ये एक जो इन्फेक्शियस डिजीज़ काजेशन जो है उसका एक मॉडल है, जिसको हम जो क्या कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल लाइक शेप उसकी होती है। तो ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, ये होस्ट, एजेंट और एनवायरनमेंट पर मुश्तमिल होता है। तो जैसे कि पहले लेक्चर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डिज़ीज़ जो है वो अकेले एजेंट की वजह से काज नहीं होती और न इन्वायरमेंट और होस्ट डिजीज़ को काज कर सकता है, बल्कि ये तीनों कंबाइन होके एक डिज़ीज़ के काजेशन की सबब बनती है। स्पेसिफिकली आप अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करते हैं तो इस पे ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड जो है वो फेट आता है। फिर हमने एक वेक्टर का भी जिक्र किया था कि वेक्टर क्या है। वो वेक्टर ये है कि जो कि इन्फेक्शस को कैरी करता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक, बल्कि ये खुद डिजीज़ काज नहीं करता। आगे जाकर हम इसके एग्जांपल पढ़ेंगे कि हमारे पास वेक्टर क्या है। तो क्लासिकल एग्जांपल एनोफिल मॉस्किटो, जो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो है, ये हमारे पास एक वेक्टर है। अभी मॉस्किटो क्या करता है, ये ब्लड को जिस तरह मलेरिया में हम मेट्रिक और एपीसी से करते आ रहे हैं कि मलेरिया की जो डिस्कवरी थी वो किस तरह डिस्कवर किया गया था मलेरिया को, कि फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो है वो एक्चुअली क्या करता है, ब्लड को सक कर लेता है और वो जो है वो क्या कर लेता है, पैरासाइट प्लाज्मोडियम को पिक कर लेते हैं और उस प्लाज्मोडियम पैरासाइट को फिर वो दूसरे बंदे को, दूसरे ह्यूमन बीइंग को जब वो बाइट करते हैं तो उनमें वही वाला जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो इंजेक्ट कर लेता है और इस वजह से एक बंदे से दूसरे बंदे में मलेरिया जो है वो फैल जाती है। तो क्या होता है, आफ्टर बीइंग स्टोर्ड इन द सिलाइवरी ग्लैंड एंड देन इंजेक्टेड द नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग अपॉन विच मस्किटो फीड, द प्लाज्मोडियम कैन कॉज मलेरिया इन द इन्फेक्टेड ह्यूमन। मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में मलेरिया को ट्रांसफ़र किया किसने, प्लाज्मोडियम ने, मॉस्किटो, एनोफिल मॉस्किटो ने, और उसने क्या ट्रांसमिट किया, वो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट किया जो कि एक पैरासाइट है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई वेक्टर की। तो द फीमेल एनोफिल मॉस्किटो सर्व एज ए वेक्टर फॉर मलेरिया। अब हम वेक्टर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हमने तीन चीज़ों की बात की, एक एजेंट और एक होस्ट और एक एनवायरनमेंट। तो एजेंट जो है उस वो मोस्टली हमारे पास जो होता है, अच्छा, जो हमारे पास वेक्टर होता है तो वेक्टर क्या करता है, जो पैरासाइट्स होते हैं उसको ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ट्रांसमिशन किस तरह फिर होती है, व्हेन द एजेंट लीव द रिजर्वायर और होस्ट थ्रू अ पोर्टल ऑफ एग्जिट इज कन्वेड बाय अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन टू एंटर थ्रू अप्रोप्रिएट पोर्टल ऑफ एंट्री टू इन्फेक्ट अ ससेप्टेबल होस्ट। अब फिर ट्रांसमिशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो ट्रांसमिशन में आप लोगों ने एपिडेमियोलॉजी में पढ़ा होगा या इन्फेक्शन कंट्रोल में पढ़ा होगा कि जो हमारे पास चेन ऑफ इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन किन तरीक़ों से फैलती है। तो इनमें 6 स्टेप है कि किस तरह जो है वो इसकी एग्जिट हो जाती है, फिर वो दूसरे होस्ट में किस तरह आ जाता है। तो डिजीज़ कंडीशन के लिए आप उनको अगर देख लें कि जो ट्रांसमिशन है डिजीज़ की वो 6 स्टेप में होती है और एक साइकिल की सूरत में होती है, और वो 6 स्टेप को आप लोग देख लें कि वो किस तरह फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन उनकी किस तरह होती है। फिर वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन ये है कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टली अगर फॉर एग्जांपल ब्लड से आपको कोई डिजीज़ काज हो जाती है, डायरेक्टली किसी बंदे के कांटेक्ट से आपको डिजीज़ काज हो जाती है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ये हो गया फॉर एग्जांपल
अगर फॉर एग्जांपल कोविड है और कोविड को किसी ने स्नीज किया और उसके जो पार्टिकल्स थे वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ गए और उस ऑब्जेक्ट को आपने टच किया और फिर आपको टच करने के बाद आपने उसको वो आप तक वो फैल गया, तो इसको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की मतलब किसी वो उसमें कोई खास ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है बीच में और डायरेक्टली वो ट्रांसमिट नहीं होता, तो इनको हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिट कहते हैं। ये इस एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का एक्चुअली हम जिक्र कर रहे थे कि इसमें क्या होता है, एजेंट होता है, होस्ट होता है और एनवायरनमेंट होता है। अब एक एक को हम पढ़ेंगे, एजेंट क्या है, होस्ट क्या, एनवायरनमेंट क्या है। जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो है ये आप लोग समझ लें कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है, इन्फेक्शियस मीन्स जो कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई की वजह से जितनी भी डिजीज़ काज होती है उनकी काजेशन जो है वो इन 3 फैक्टर को कंबाइन करके हो जाती है। यानी ट्रायंगल की जो 3 कॉर्नर है इसमें एक कॉर्नर पे होस्ट है, दूसरा एजेंट है, तीसरा एनवायरनमेंट है। एजेंट जो है वो क्या हो जाने, काजेटिव एजेंट होना चाहिए, होस्ट जो है वो ससेप्टेबल होना चाहिए और एनवायरनमेंट फेवरेबल होना चाहिए, तभी जाकर डिजीज़ काज होगा। अगर उनमें से एक फैक्टर भी मिस होगा तो डिजीज़ काज नहीं हो सकता। स्पेशली जो हम इन्फेक्शियस डिजीज़ उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, हम अभी एजेंट को पढ़ेंगे कि एजेंट में क्या क्या आता है और फिर होस्ट में क्या आता है, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है। तो एजेंट जो है वो एजेंट क्या है, वो सब्सटेंस है, लिविंग और नॉन लिविंग, या एक फोर्स हो सकती है जो कि टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। टेंजिबल का मतलब ये है कि आप इसको सेंस कर सकते हैं और इनटेंजिबल जिसको आप महसूस नहीं कर सकते। द एग्जेसिव प्रेजेंस आर रिलेटिव लेक ऑफ विच में इनिशिएट और परपेटुएट अ डिजीज प्रोसेस। अब उसकी ज़्यादा मौजूदगी से या उसकी कमी की वजह से अगर कोई डिज़ीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है या परपिचुएट हो जाती है, मतलब ये कि वो डिज़ीज़ कंटिन्यू रहती है, तो इसको एजेंट कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस ख्वाह लिविंग हो या नॉन लिविंग हो या कोई ऐसी एक फोर्स हो जो कि टेंजिबल हो, यानी महसूस आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसकी ज़्यादा मौजूदगी या उसकी कमी की वजह से जब डिज़ीज़ काज हो जाए या डिज़ीज़ की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहें, तो इनको आप एजेंट कहेंगे। अब एजेंट मुख्तलिफ, अभी जब हम पढ़ेंगे फिज़िकल केमिकल एजेंट तो एजेंट की का जो आइडिया है वो और भी क्लियर हो जाएगा। तो केमिकल एजेंट जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है इसमें केमिकल्स आते हैं, इसमें एयर पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं। जिस तरह एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रेट्स है, ये सारे जो है ये क्या काज करते हैं, ये डिजीज़ काज कर सकता है। टॉक्सिक वेस्ट, जितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है हमारे पास, वो भी हमारे पास डिजीज़, जिस तरह प्लास्टिक है, जिस तरह के गार्बेज वगैरह है, जिस तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अब जब पेस्टिसाइड्स हैं, जिस तरह स्प्रे वगैरह हम जो है जो पौधों को जो या जो जड़ी बूटियों को हम स्प्रे देते हैं, उसकी वजह से अगर डिजीज़ काज हो जाती है तो इसको ये हमारे पास केमिकल एजेंट हो गया। अब फिज़िकल एजेंट कौन सा है, फिज़िकल एजेंट हमारे पास जिस तरह नॉइज़ है, नॉइज़ पोल्यूशन, हमारे पास एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन भी एक पोल्यूशन है। जिस तरह के यहाँ पे जो ट्रैफिक की वजह से जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, जो कि इंडस्ट्री वगैरह में जो मशीन वगैरह लगे होते हैं उसकी वजह से जो शोर प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैल जाती है। रेडिएशन है हमारे पास, अल्ट्रावायलेट रेज़ है, एक्स रेज़ है, इससे मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ का जो है। हमारे पास हीट्स है, जिस तरह के जो हमारे पास हॉस्पिटल लेवल पे हीट की वजह से हीट इंजरी वगैरह काज हो जाती है। कोल्ड की वजह से हमारे पास जिस तरह के इंजरीज, फ्रोस्टबाइट वगैरह, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारे हमारे पास फिज़िकल एजेंट्स में आ जाते हैं। और फिज़िकल और केमिकल एजेंट और उसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ फिर हमारे पास काज हो सकते हैं। अब मैकेनिकल एजेंट्स, जिस तरह हमने उधर एजेंट्स में हमने एक जिक्र किया था फोर्स दैट इज़ टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो मैकेनिकल एजेंट्स कौन से एजेंट्स है कि एक्सपोजर टू क्रॉनिक फ्रिक्शन, फॉर एग्जांपल एक क्रॉनिक फ्रिक्शन से आपका एक्सपोजर हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक लेबर है, वो मुसलसल इस तरह का काम कर रहा है कि जिसकी वजह से उसका जो बैक मसल है वो यूज़ हो रहे होते हैं और उसकी वजह से उसको इंजरी काज हो जाती है, जिसकी वजह से क्रशिंग, टीयरिंग, स्प्रेन, डिसलोकेशन एंड इवन डेथ, जितनी भी बोन इंजरीज़ है, मसल इंजरीज़ है, तो ये मैकेनिकल एजेंट्स की वजह से काज होते हैं। और मैकेनिकल एजेंट्स की वजह से क्यों काज हो जाते हैं, क्योंकि उन पे फोर्स
जो है वो अप्लाई हो जाता है, और वो फोर्स जो है वो टाइम बीइंग के लिए भी हो सकता है और वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी मुसलसल रोज़ाना भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास सोशल एजेंट्स है। सोशल एजेंट जिस तरह हमारे पास जो सोसाइटी से एसोसिएटेड, जिस तरह पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी इज़ आल्सो अ सोशल एजेंट। पॉवर्टी की वजह से देखो जो लोग गरीब होते हैं वो सही तालीम नहीं हासिल कर सकते, वो जो है ना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, उनमें बीमारी जब हो जाती है तो वो सही ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो एक पॉवर्टी एक बहुत बड़ा एजेंट है हमारे पास डिजीज़ काज करने में, इनका एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए जो लोग गरीब होते हैं, जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं, उनमें डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि अफ्रीकन में आप लोग देखें कि वहाँ पे लोग गरीब हैं, तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होते हैं, जो डिजीज़ होते हैं, उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। एक्सेस टू हेल्थ केयर, सोशल आइसोलेशन, डिप्राइवेशन, ये सारे जो हैं ये क्या करते हैं, ये सोशल एजेंट्स को लीड करते हैं और उनकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हमारे पास खास हो जाती है। बायोलॉजिकल एजेंट जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि जिसमें बायोलॉजिकल, जिस तरह इसमें वायरस हमारे पास आ जाता है, और कि जिसमें जिस तरह के बैक्टीरिया आ जाते हैं हमारे पास, और इसमें जो हमारे पास प्रोटोजोआ आ जाते हैं, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की क्या करते हैं, ये हमारे पास डिज़ीज़ काज करते हैं। अब हमने मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड पढ़ रहे हैं और उसमें हमने एजेंट का जिक्र किया, और एजेंट में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंट्स पढ़े कि फ़िज़िकल एजेंट्स क्या है, केमिकल एजेंट्स क्या है, मैकेनिकल एजेंट्स क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या है, और ये सारे एजेंट्स क्या करते हैं, डिज़ीज़ काज करते हैं। अब हम थोड़ा सा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, और ये डिफिनीशन आपके एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि एमसीक्यूज़ में फॉर एग्जांपल आ जाएं कि द एबिलिटी of infectious agent to invade and multiply in a host is called infectivity, virulence, pathogenicity। ये क्या इसमें आ जाता है, तो आपको अगर डिफिनीशन याद हो कि इन्फेक्टिविटी किसको कहते हैं तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इन्फेक्टिविटी क्या है, इन्फेक्टिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वेड इन मल्टीप्लाई इन अ होस्ट। अब इन्फेक्शियस एजेंट मुख्तलिफ हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकती है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, ये सारे इन्फेक्शियस एजेंट हैं हमारे पास। अब वो इन्वेड भी करें, मतलब बॉडी के अंदर जाएं भी और उधर मल्टीप्लाई भी हो जाएं, तो ऐसी एबिलिटी को क्या कहते हैं, इन्फेक्टिविटी। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस इज़, ये किस वजह से काज हो जाता है, ये बैक्टीरिया की वजह से काज होता है, और वो बैक्टीरिया क्या करता है, थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारे लंग के अंदर चली जाती है और उधर पे वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसकी एबिलिटी है इन्फेक्टिविटी। तो TB ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया हैज़ द एबिलिटी टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन अ होस्ट, तो इसको क्या कह सकते हैं, इन्फेक्टिविटी कह सकते हैं। तो इन्फेक्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बायोलॉजिकल एजेंट टू मल्टीप्लाई एंड इन्वेड इन अ होस्ट इज कॉल्ड इन्फेक्टिविटी। अब पैथोजेनिसिटी क्या है, द एबिलिटी टू इंड्यूस क्लिनिकली अपेरेंट इलनेसेस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जिसमें बीमारी काज करने की सलाहियत मौजूद हो, डिजीज़ काज करने की एबिलिटी जिसमें मौजूद हो, तो इसको क्या कहेंगे, इसको पैथोजेनिसिटी कहेंगे। तो जो भी एजेंट होगा अगर वो डिजीज़ काज कर सकेगा तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम पैथोजेनिसिटी कहेंगे। अब वायरुलेंस, इसको आप लोगों ने गौर से देखना होगा कि पैथोजेनिसिटी, इन्फेक्टिविटी, वायरुलेंस में क्या डिफरेंस है। अब वायरुलेंस क्या है, वायरुलेंस इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन सिवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब पैथोजेनिसिटी ये है कि डिजीज़ काज करने की सलाहियत। अब डिजीज़ जब एक दफ़ा काज हो जाती है और वो डिजीज़ जब कितनी सीवियर होती है, आया वो डिजीज़ लेस सीवियर है या मोर सीवियर है, तो द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ इज कॉल्ड वायरुलेंस। तो आप लोग देख लें, एक हमारे पास वायरुलेंस हो गया, दूसरा पैथोजेनिसिटी हो गया, तीसरा हमारे पास हो गया इन्फेक्टिविटी। तो इन्फेक्टिविटी आप किसको कहेंगे, इन्फेक्टिविटी डिजीज़ का जो कोई भी एजेंट जो कि अंदर जा सकें, ह्यूमन बॉडी के अंदर जा सकें और उधर पे मल्टीप्लाई हो सकें, डिजीज़ वो काज करें या ना करें, अंदर जाएं और मल्टीप्लाइड हो जाएं, तो इनको इन्फेक्टिविटी कहेंगे। पैथोजेनिसिटी, अंदर जाने के बाद जब वो डिजीज़ काज करने की सलाहियत उसमें मौजूद होगी तो उनको पैथोजेनिसिटी कहेंगे। पैथोजेनिसिटी इज़ डिजीज़ काजिंग एबिलिटी। अब डिजीज़ काज करने के बाद वो डिजीज़ कितनी सीवियर है उनको वायरुलेंस कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है तो वो बहुत ज़्यादा वायरुलेंट होगी।
अगर वो लेस सीवियर है तो वो लेस वायरुलेंट होगी। तो वायरुलेंट किसको कहते हैं? सीवियरिटी ऑफ द डिजीज को कहते हैं। पैथोजेनिसिटी, एबिलिटी ऑफ द डिजीज, इन्फेक्टिविटी, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई इन अ होस्ट। तो इनको आप लोगों ने डिफिनीशन को एमसीक्यूज के हवाले से देखना होगा। अब हमारे पास दूसरा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हमारे पास होस्ट का जिक्र आ जाता है। तो होस्ट हमारे पास क्या है? होस्ट लिविंग थिंग यूजुअली ह्यूमन और एनिमल विच आर एक्सपोज टू एंड हार्बोर अ डिजीज। तो ये एनिमल भी हो सकता है, ये ह्यूमन भी हो सकता है। तो जिस तरह मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, तो इसके लिए होस्ट क्या है? ह्यूमन बीइंग्स है। तो इसको आप जो है ना क्या कहेंगे? फिर इनको आप होस्ट कहेंगे। अब होस्ट फॉर एग्जांपल क्या है? द होस्ट इज रेफर टू एज अ साइल एंड द डिजीज एजेंट एज सीड। तो होस्ट क्या है? होस्ट जिस तरह के एक हमारे पास साइल हो गया। तो साइल क्या है? साइल क्या करता है? अगर आप उसमें सीड डाल लेते हैं तो सीड जो है वो ग्रो कर लेती है। सीड के लिए वो क्या प्रोवाइड करता है? वो जगह प्रोवाइड करता है, वो माहौल प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए क्या है? ये उसके लिए क्या साइल उसके लिए क्या है? होस्ट है उसके लिए। इन सम सिचुएशन होस्ट फैक्टर प्ले मेजर रोल इन डिटरमिनिंग द आउटकम। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर देख लें, वायरस की मैं मिसाल देता हूँ। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होती है तो उनको जो कोरोना वायरस है वो खास नहीं होता, उनमें साइन सिम्टम अपीयर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अंदर से स्ट्रांग है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर किसी बंदे की इम्यूनिटी कमज़ोर है, फॉर एग्जांपल उनको डिजीज़ है, डायबिटीज़ है उसको, या वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, तो उसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी वीक है। तो उसकी वजह से क्या है? इम्यूनिटी वीक होने की वजह से जो कोविड वायरस है उनका फ़ायदा उठाते हैं और उसकी वजह से उनमें डिजीज़ काज कर लेते हैं। तो जो होस्ट फैक्टर है वो क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल है उसका डिजीज़ काज करने में, कि अगर होस्ट वीक है तो वो डिज़ीज़ जल्दी काज होगा, और अगर वो होस्ट स्ट्रांग है तो वो डिज़ीज़ जो है वो जल्दी काज नहीं होगा। अब होस्ट जो डेमोग्राफिक भी फैक्टर भी उसमें आ जाते हैं, और उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर भी आ जाते हैं, और उसमें सोशो और इकोनॉमिक करैक्टरिस्टिक भी आ जाते हैं। जिस तरह सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, जिस तरह पॉवर्टी, एजुकेशन वगैरह का हमने जिक्र किया, ऑक्यूपेशन का जिक्र किया, स्ट्रेस है, मैरिटल स्टेटस है, हाउसिंग है। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अगर कोई किसी का स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? तो वो लोग जो है ना हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखेंगे, वो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, न्यूट्रिशन उसका सही होगा, उनमें जो है ना हेल्थ प्रैक्टिसेस जो है ना अच्छे होंगे। इसके मुकाबले में अगर जो लोग जिसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कमज़ोर होगा तो वो लोग हेल्थ का ज़्यादातर ख्याल नहीं रख सकेंगे, और उसकी वजह से उसमें हेल्थ के जो स्टेटस होगा वो वीक होगा। एजुकेशन, जो लोग एजुकेटेड होंगे वो ज़्यादा हेल्थी भी होते हैं यूजुअली। ऑक्यूपेशन, जिन लोगों का ऑक्यूपेशन, फॉर एग्जांपल जो लोग इस तरह केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं टू द डिजीज़। फॉर एग्जांपल जो हम एज ए नर्स, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हम ज़्यादा एचबीएस इनको ज़्यादा प्रोन होते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करता है या कोई अंडर स्ट्रेस है तो उनमें डिजीज़ काज करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। मैरिटल स्टेटस, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैरिड है तो उनमें जो है जो HIV वगैरह उनके चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनमेरिड है, क्योंकि वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। जिस तरह हाउसिंग है, अगर कोई लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं तो जिस तरह वो उनमें TB के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा और जितने भी जो डिजीज़ कॉन्टेक्ट से काज होते हैं, तो वो हाउसिंग, अगर कोई हाउसिंग की कंडीशन अच्छी नहीं है, उधर के जो सैनिटेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, तो उस वजह से उनमें डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास डेमोग्राफिक और बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो कि डिजीज़ काज करने के लिए फेवरेबल बन जाते हैं। अब लाइफस्टाइल फैक्टर भी है, जिस तरह पर्सनालिटी ट्रेट है, लिविंग हैबिट्स है कि आप किस तरह रह रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस आपकी किस तरह हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, अल्कोहल आप पीते हैं कि नहीं पीते, फिर अगर आप पीते हैं तो ज़्यादा पीते हैं कम पीते हैं, ड्रग आप यूज़ करते हैं कि नहीं यूज़ करते हैं। तो ये सारे फैक्टर कम हो जाते हैं जो कि आपको प्रोन करते हैं टूवर्ड काजिंग डिजीज़। अब अगर ये फैक्टर आपके अंदर मौजूद है तो इस फैक्टर के मौजूद होने की वजह से आप में डिजीज़ जल्दी काज होगी, और अगर ये फैक्टर मौजूद नहीं होंगे तो वो डिजीज़ जल्दी काज नहीं होगा। तो इस फैक्टर का हम जिक्र कर रहे थे कि अगर होस्ट फैक्टर है मौजूद है तो डिजीज़ जल्दी काज होगा, मौजूद नहीं है तो डिजीज़ जल्दी काज नहीं होगा। दूसरा हमारे पास थर्ड, हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हमने दो चीज़ों का जिक्र किया। हमने एजेंट, फिर एजेंट के मुख्तलिफ टाइप्स, फिर होस्ट के मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स, फिर इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट तो ज़ाहिर है कि जहाँ हम रह रहे हैं उनको हम इन्वायरमेंट कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास इन्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि डिजीज़ काज करने में हेल्प आउट करते हैं।
ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे जो एपिडेमियोलॉजी में हम बात कर रहे होते हैं तो हम एनिमल की बात नहीं करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या है? फॉर अ ह्यूमन बीइंग द एनवायरनमेंट इज नॉट लिमिटेड एज इट नॉर्मली इज फॉर प्लांट एंड एनिमल टू सेट अ क्लाइमेटिक फैक्टर। अब प्लांट का एनवायरनमेंट अलग है, एनिमल के लिए एनवायरनमेंट की मीनिंग अलग है। अब प्लांट के लिए जो मीनिंग है एनवायरनमेंट का और एनिमल के लिए जो मीनिंग है वो ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है, क्योंकि हम सेंस रखते हैं। ह्यूमन बीइंग के लिए सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सोसाइटी में रहते हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमिक फैक्टर मैटर करती है कि हम इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर फैक्टर्स, जो कि प्लांट और एनिमल के लिए सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो मीनिंग हमारे लिए एनवायरनमेंट रखता है वो प्लांट और एनिमल के लिए मानी नहीं रखता। तो हमारे एनवायरनमेंट सिर्फ ये नहीं है कि हम जहाँ रह रहे हैं, पर कि हमारे एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट भी है और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी है। अब एनवायरनमेंट की जिस तरह होस्ट और एजेंट के मुख्तलिफ टाइप्स थे, इस तरह एनवायरनमेंट के भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड साइको सोशल एनवायरनमेंट। अब फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे पास क्या है? जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, जिस तरह हमने फिजिकल एजेंट की बात की पिछले स्लाइड्स में, इस तरह फिजिकल एनवायरनमेंट भी उसका फिजिकल मीन है कि नॉन लिविंग जो थे, जिस तरह हमारे पास फिजिकल फैक्टर होते हैं, हमारे पास लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जिस तरह उधर हमने एयर पोल्यूशन की बात की, वाटर की पोल्यूशन की बात की, सॉइल, हाउसिंग, क्लाइमेट, जियोग्राफी, हीट, लाइट, नॉइज़, डिब्रीज एंड रेडिएशन, तो ये सारे कंबाइन होकर फिजिकल एनवायरनमेंट बनाता है, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट बनाता है, जिसके साथ हम कॉन्स्टेंटली एंड इवनली हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे एयर के साथ हर वक्त इंटरेक्शन है, हमारी वाटर के साथ हमारी हर वक्त इंटरेक्शन है, सॉइल के साथ हमें इंटरेक्शन है, और इन चीज़ों के बगैर हमारा रहना, हमारा जीना नामुमकिन है। तो ये हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है? बायोलॉजिकल जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, जिसमें लिविंग थिंग आ जाते हैं। फिजिकल में नॉन लिविंग थिंग, बायोलॉजिकल में लिविंग थिंग, जो मेन जो इंसान को सराउंड करता है, और इसमें इंसान खुद भी शामिल है, बिकॉज ह्यूमन इज़ आल्सो अ लिविंग बीइंग। इसमें क्या क्या आते हैं? इंसेक्ट्स है, रोडेंट्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो हमारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाता है। तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की डिफिनीशन ये है, द एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स, और फिजिकल द एनवायरनमेंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तीसरा हमारे पास आ जाता है साइको सोशल एनवायरनमेंट। साइको मीन जिस तरह साइकोलॉजी, मेंटल, सोशल मीन जिस तरह सोसाइटी, तो नाम से भी ज़ाहिर है, दोज फैक्टर इफेक्टिंग पर्सनल हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी वेल बीइंग दे स्टेम फ्रॉम साइको सोशल मेकअप एंड इंडिविजुअल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोशल ग्रुप्स। जिस तरह हमारे पास हम फ्रेंड्स है, फैमिलीज़ है, हमारा सोशल इंटरेक्शन है, हमारा जियोग्राफी है, हमारा क्लाइमेट है, ये सारा हमारे पास क्या बनाता है? हमारा साइको सोशल एनवायरनमेंट बनाता है। तीसरा जो हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़, जो मेन हमारा यहाँ पे टॉपिक था, अभी तक हमने एपिडेमिक ट्राइड की बात की, अभी जो हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं वो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़। जिस तरह स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में मैंने बताया कि वो ये हमारे पास क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। पहले तो हमें इसकी डिफिनीशन आना चाहिए कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ है क्या। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ जो है कि ये क्या है? ये अनइंटरप्टेड प्रोग्रेशन है डिजीज़ प्रोसेस का ह्यूमन इंडिविजुअल में ओवर टाइम इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटरवेंशन। तो आप इसको समझ ले इन अ सिंपल वर्ड में कि फॉर एग्जांपल आपके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई एजेंट है, फॉर एग्जांपल वायरस है, बैक्टीरिया है, वो अंदर दाखिल हो गया, और दाखिल होने के बाद वो क्या करेगा? वो अंदर अपनी प्रोसेस करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा, अपनी नस्ल बढ़ाएगा, और नस्ल बनाने के बाद आपकी इम्यूनिटी ने अगर उसके साथ कंपटीशन कर लिया तो वो क्या करेगा? वो साइन सिम्टम काज नहीं करेगा, डिजीज़ काज नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी फेल हो गई, उनके सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, तो क्या होगा फिर? तो फिर वो डिज़ीज़ काज हो जाएगी। जिस तरह कोविड का आप मिसाल ले लें, आप कोई भी इन्फेक्शन डिजीज़ की मिसाल ले लें, तो इसका मैकेनिज़्म सबका यही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या करेगा? फिर साइन सिम्टम उसके अपीयर हो जाएंगे। तो एजेंट अंदर दाखिल हो गया, उसके साइन सिम्टम काज कर लिए, तो दाखिल होने से लेकर साइन सिम्टम के काज होने तक, फिर साइन सिम्टम के बाद ट्रीटमेंट के बाद फिर या तो रिकवरी या डेथ की तरफ
चला जाता है। तो ये जो होल प्रोसेस है उसको हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ कहते हैं। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ क्या है? अनइंटरप्टेड प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ प्रोसेस है कि डिजीज़ इस तरह प्रोग्रेस कर रही है और आप इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ कहेंगे कि वो डिजीज़ प्रोसेस स्टार्ट है और आप इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ कहेंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंशन के लिए कि हम कहाँ पे कौन सा प्रिवेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी प्रिवेंशन कब करेंगे, सेकेंडरी कब करेंगे, टर्शियरी कब करेंगे, ट्रीटमेंट हम कब करेंगे। तो इसके लिए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ का जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अब जिस तरह मैंने बताया कि हम फॉर एग्जांपल एजेंट के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो इसके बाद क्या हो जाता है, वो अंदर दाखिल जाता है और वो अपनी नस्ल बढ़ा लेता है। और अगर हम कोई मेडिकल इंटरवेंशन नहीं कर लेते, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, तो या ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो या तो हम रिकवरी की तरफ जाते हैं या डिसेबिलिटी या डेथ की तरफ चले जाते हैं। ये देखो, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आप किसी एजेंट को एक्सपोज हो गए, वो एजेंट आप ये होस्ट है, फॉर एग्जांपल होस्ट आप ले लें ह्यूमन बीइंग है और एक्सपोजर आप ले लें फॉर एग्जांपल कोई कोरोना वायरस कोविड वायरस है और उसने क्या किया, डिजीज़ काज कर लिया। और डिजीज़ काज करने के बाद या तो आप रिकवरी की तरफ चले जाएंगे या डिसेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे या डेथ की तरफ। ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो ये दूसरे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब आप यहाँ पे एक्सपोज हो जाते हैं तो ये स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी हो जाती है कि आप ससेप्टेबल हो जाते हैं, आपका रिस्क होता है डिजीज़ काज करने का। फिर क्या हो जाता है, फिर वो डिजीज़ जो है वो उसकी कोई साइन सिम्टम दिखाई नहीं देती और अंदर से उन्होंने अपना ग्रोथ अपना प्रोसेस शुरू किया हुआ होता है अंदर जाके। फिर एक स्टेज इस तरह आ जाता है कि साइन सिम्टम शुरू हो जाते हैं। फिर जब साइन सिम्टम शुरू हो जाते हैं तब आपको पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस है और उनमें साइन सिम्टम स्टार्ट होना शुरू हो गए तो आपको कफ होगा, आपको नाइट स्वेट होंगे, तो आप क्या करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वो आपको डायग्नोस करेगा। कब डायग्नोस करेगा, जब साइन सिम्टम होंगे। फिर आपका स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ कब स्टार्ट हो जाता है, जब साइन सिम्टम शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद या तो आप रिकवरी की तरफ चले जाते हैं या डिसेबिलिटी या डेथ। तो इन तीनों डायग्राम का एक ही मकसद है कि आपका एक्सपोजर से साइन सिम्टम से रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ। अब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ जिस तरह मैंने बताया कि एक्सपोजर से स्टार्ट हो जाता है, फिर वो क्या हो जाता है, एक्सपोजर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये कैंसर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कैंसर किसकी वजह से, एस्बेस्टॉस फाइबर की वजह से। फॉर एग्जांपल आप एस्बेस्टॉस फाइबर ये एक केमिकल है, आप इसको एक्सपोज हो गए, ये टोबैको स्मोक में पाया जाता है जो कि लंग कैंसर काज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्मोकिंग करते हैं तो आप किसको एक्सपोज होते हैं, एस्बेस्टॉस फाइबर को एक्सपोज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वो आपके लंग को इफेक्ट कर लेता है। फिर लंग को इफेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, ये एस्बेस्टॉस फाइबर केमिकल लंग के साथ इंटरेक्शन करता है और उसकी वजह से एक प्रोसेस शुरू हो जाती है अंदर जाकर, और आपको कोई पता नहीं होता क्योंकि साइन सिम्टम अभी अपीयर नहीं हुए हैं। ये आपका सब क्लिनिकल स्टेज है जो कि एक्सपोजर से लेकर साइन सिम्टम तक, और इनको आप क्या कहेंगे, इनक्यूबेशन पीरियड। कि आप जब एक्सपोज हो गए थे डिजीज़ को और साइन सिम्टम अपीयर नहीं हुई अभी तक, तो इस स्टेज को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और इस स्टेज में कोई साइन सिम्टम नहीं होता, तो इनक्यूबेशन पीरियड को आप समझ लें कि इनक्यूबेशन पीरियड हमारे पास क्या है कि डिजीज़ के एक्सपोजर से लेकर साइन सिम्टम के अपीयर होने तक, यानी अभी साइन सिम्टम अपीयर नहीं हुए हैं तो वहाँ तक जो पीरियड होता है इनको आप इनक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। तो ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इनक्यूबेशन पीरियड इंपॉर्टेंट है। अब इनक्यूबेशन पीरियड में आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया कि कोई साइन सिम्टम यहाँ पे नहीं होता, अब उसमें कुछ टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है तो जहाँ पे जब आप स्क्रीनिंग कर लेते हैं तो आप उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, साइन सिम्टम स्टार्ट नहीं हुए हैं लेकिन फिर आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि जब कोई साइन सिम्टम नहीं होता और अगर आप स्क्रीनिंग कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आप डिजीज़ को अगर अर्ली स्क्रीन करेंगे तो आपको ट्रीटमेंट का रिकवरी का चांस मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ जानना क्यों ज़रूरी है, इसलिए ताकि आप डिजीज़ को टाइम पे ट्रीट कर सकें। अब क्लिनिकल स्टेज फिर जब स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे आप डायग्नोसिस कर लेते हैं।
डायग्नोसिस के बाद ये हो जाता है कि आप या तो आप रिकवरी की तरफ चले जाते हैं या डिसेबिलिटी या फिर डेथ की तरफ आप चले जाते हैं। तो ये वही डायग्राम है और इसको मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल से आपको शो किया गया है ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अभी देखो APSMDT ये वही है, बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ द डिजीज़ हो गया है। फिर उन्होंने प्रोसेस शुरू किया, पैथोलॉजिक एविडेंस ऑफ द डिजीज़। फिर उन्होंने साइन सिम्टम स्टार्ट होना शुरू हो गए। फिर आप जब साइन सिम्टम शुरू हो गए आप डॉक्टर के पास गए, मेडिकल केयर स्टार्ट। फिर डॉक्टर ने आपको डायग्नोस कर दिया मुख्तलिफ़ टेस्ट वगैरह के ज़रिए। फिर आपकी या तो ट्रीटमेंट हो गई, रिकवरी, या आप डिसेबिलिटी डेथ की तरफ चले गए। तो ये सारा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ है। तो अगर आपने साइन सिम्टम से पहले डिजीज़ को डिटेक्ट किया, स्पेसिफिकली जो कि कैंसर है या जो दूसरे ख़तरनाक बीमारी है, अगर आपने उसको स्क्रीनिंग के सब क्लिनिकल स्टेज यानी अभी साइन सिम्टम अपीयर नहीं हुए हैं, आपने उसको डिटेक्ट किया, तो अब अर्ली आप जब डिटेक्ट करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये आपको दूसरा फ्लो डायग्राम है आपको दिखाया हुआ है कि डिजीज़ जो है उससे आप या एम्पेयरमेंट की तरफ चले जाते हैं। एम्पेयरमेंट क्या है कि आपकी जब बॉडी काम करना छोड़ देता है। फॉर एग्जांपल आपके हाथ हैं वो काम नहीं करते, आपके आंखें हैं काम नहीं करते। फिर वो जो है जब परमानेंट काम करना छोड़ देते हैं तो उसको डिसेबिलिटी कहते हैं। तो एम्पेयरमेंट टेम्परेरी जब काम करना छोड़ते हैं, डिसेबिलिटी जब वो परमानेंट काम करना छोड़ देते हैं। और तो ये हमारे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन इन द एबिलिटी टू परफॉर्म। तो ये आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया हुआ है, जब आप कोई फंक्शन नहीं कर पाते तो इसको आप क्या कहेंगे, एम्पेयरमेंट। फिर डिसेबिलिटी जो कि एम्पेयरमेंट की वजह से काज हो जाती है और उसकी वजह से आप जो बेसिक फंक्शन है वो नहीं कर सकते। अब जब वो परमानेंट हो जाती है डिसेबिलिटी तो इसको आप हैंडीकैप कहते हैं। जिस तरह पोलियो की वजह से लोग हैंडीकैप हो जाते हैं और वो ना कुछ लिख सकते हैं, इस तरह भी कुछ लोग होते हैं जो कि बोल नहीं सकते, तो उसको परमानेंट जो डिसेबिलिटी हो जाती है उनको हैंडीकैप कहेंगे। अब ये सारा ये वही है कि लेकिन आपको सिर्फ एक्सप्लोर किया हुआ है एजेंट को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। तो ये जो है वो कौन कौन से होते हैं, जिस तरह आपका एनवायरनमेंट है, कम्युनिटी है, और कम्युनिटी में आपका क्या है, सर्विस अवेलेबल, फॉर एग्जांपल अगर ट्रीटमेंट वगैरह अवेलेबल है या नहीं है, कंडीशन है सोसाइटी किस तरह, आपका इकोनॉमिक स्टेटस किस तरह है। ये चीज़ें अगर सही है, पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से आप डिजीज़ से बच सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो आप रिस्क पे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, दूसरा आपके पास रिस्क और प्रोटेक्टिव फैक्टर इस तरह के पर्सनल फैक्टर है, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इन सब का हमने पिछले स्लाइड में जिक्र किया। ये चीज़ें क्या करती है, ये आपके एजेंट्स हो गए, और ये जो रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है, और ये सोशल एनवायरमेंटल डिटरमिन, ये आपका एनवायरनमेंट हो गया। तो ये दोनों चीज़ें अगर फेवरेबल होंगे तब डिजीज़ काज होगा। जिस तरह मैंने पहले एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल में बताया था कि इनका फेवरेबल होना ज़रूरी है। एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा, होस्ट फैक्टर मौजूद होंगे, तभी जाकर वो जो एजेंट होगा वो डिजीज़ काज कर सकेगा। ठीक है। फिर आप प्री क्लिनिकल स्टेज में चले जाते हैं, जिस तरह जब कोई साइन सिम्टम अपीयर नहीं होते, फिर साइन सिम्टम अपीयर हो जाते हैं, फिर क्लिनिकल फेज शुरू हो जाते हैं। फिर आपके जो है ना, आप यहाँ पे फिर ट्रीटमेंट वगैरह कर लेते हैं। फिर इसके बाद आप डिसेबिलिटी, एम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ का यहाँ पे आपको डायग्राम में भी बताया हुआ है, इसका हमने फ्लो शीट में भी जिक्र किया, इनको हमने मुख्तलिफ एंगल से देखा। तो अभी आप लोगों को समझ आना चाहिए। अभी क्या है, यहाँ पे डायग्राम में भी आपको बताया हुआ है कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़ क्या है। इसमें रिकवरी फेज भी दिया हुआ है, होस्ट रिएक्शन भी दिया हुआ है, स्टिमुलस टू द होस्ट भी दिया हुआ है, और प्री पैथोजेनेसिस स्टेज है, पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस है। तो स्टिमुलस टू द होस्ट क्या है, स्टिमुलस टू द होस्ट का मतलब ये है कि वो सारे फैक्टर जो कि क्या करते हैं, होस्ट को स्टिमुलेट करता है टूवर्ड काजिंग डिजीज़। जिस तरह क्या है, इंटर रिलेशन ऑफ एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो ये जब तीनों आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं तो डिजीज़ काज हो जाता है। फिर हमारे पास क्या हो जाता है, प्री पैथोजेनेसिस फेज में क्या हो जाता है, प्री पैथोजेनेसिस फेज का मतलब ये है कि अभी डिजीज़ आपको बिल्कुल काज हुई ही नहीं है। तो जब कोई डिजीज़ काज नहीं हुई है तो आप क्या करते हैं, हेल्थ प्रमोशन प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि आप डिजीज़ को क्या करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल पे लेके चले जाएं। तो यहाँ पे नीचे अगर आप लोग देख लें तो आपको लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी दी हुई है।
कि कौन से स्टेज पे आप कौन कौन से प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, प्री पैथोजेनिक स्टेज पे हैं, यानी यहाँ पे आपको डिजीज़ काज नहीं हुई है, तो जब आप इस स्टेज पे कोई प्रिवेंटिव मेजरमेंट करते हैं तो इनको आप प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। फिर जब आप लेटेंट फेज में चला जाता है, यानी प्री क्लिनिकल या प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, इसको आप क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो इसको आप सेकेंडरी प्रिवेंशन को आप किस स्टेज में करेंगे, लेटेंट और प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में करेंगे। फिर आपके पास क्लिनिकल स्टेज आ जाता है। क्लिनिकल स्टेज में आप क्या करते हैं, फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट भी आपका सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों में आ जाता है, लेकिन सेकेंडरी में यह है कि आप जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कर लेते हैं ताकि डिजीज़ जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस ना कर सकें। फिर जब आप कोई ट्रीटमेंट कर लेते हैं, उसके बाद या तो आप रिकवरी की तरफ चले जाते हैं, या आप जो है ना डेथ की तरफ चले जाते हैं, और या जो है ना आप फिर डिसेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। तो आप जब रिहेबिलिटेटिव मेजरमेंट करते हैं तो उनको आप टर्शियरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो इन डायग्राम में आपको एक तो ये है कि किस स्टेज पे आप कौन कौन से प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये प्री पैथोजेनिक स्टेज पे आप जो है ना प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। फिर लेटेंट पीरियड या प्री सिम्टोमेटिक स्टेज पे आप सेकेंडरी प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। फिर रिकवरी फेज पे जब आपको डिसेबिलिटी वगैरह हो जाती है, तो इस पर आप क्या करेंगे, टर्शियरी प्रिवेंशन करेंगे। और टर्शियरी प्रिवेंशन में आप क्या करेंगे, डिसेबिलिटी लिमिटेशन करेंगे और रिहेबिलिटेशन करेंगे। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी प्रिवेंशन में आप क्या क्या करेंगे, सेकेंडरी में आप क्या क्या करेंगे, और टर्शियरी में क्या क्या करेंगे, और कौन से स्टेज में कौन कौन सी प्रिवेंशन को आप अप्लाई करेंगे। अब ये लेटेंट पीरियड, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन, इसकी डिफिनीशन दी हुई है। इंक्यूबेशन पीरियड तो मैंने आपको कहा हुआ था कि एक्सपोजर से लेकर, फॉर एग्जांपल आप एक्सपोज हो गए किसी, फॉर एग्जांपल आप एक्सपोज हो गए कांगो वायरस को, आप एक्सपोज हो गए, आप कोविड को एक्सपोज हो गए, तो एक्सपोजर से लेकर सिम्टम के अपीयर होने तक जो पीरियड है उनको आप इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है, लेटेंट पीरियड है, इन्फेक्शन से लेकर इन्फेक्शसनेस तक। इन्फेक्शन का मतलब यह है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गए हैं, और एंट्री से लेकर उनके इन्फेक्शसनेस तक। इन्फेक्शसनेस का मतलब यह है कि दूसरों को ट्रांसमिट होने की एबिलिटी। मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर कोविड एंटर हो गया, कांगो वायरस एंटर हो गया, तो एंट्री के बाद कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा कि आप दूसरे लोगों को ट्रांसमिट करने के काबिल हो जाएंगे। तो इस पीरियड को लेटेंट पीरियड कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एंट्री से लेकर इन्फेक्शसनेस तक। इन्फेक्शसनेस का मतलब क्या है कि दूसरों को ट्रांसमिट करने की एबिलिटी। तो दूसरों को ट्रांसमिट करने की एबिलिटी तक जो पीरियड है उसको आप लेटेंट पीरियड कहते हैं। दूसरा इन्फेक्शियस पीरियड कहते हैं जब आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो इस पीरियड को क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस पीरियड कहेंगे। तो इन्फेक्शियस पीरियड तक का जो टाइम था एंट्री से लेकर, वो लेटेंट पीरियड था आपका। जब लेटेंट पीरियड के बाद से कौन सा पीरियड शुरू हो जाता है, फिर इन्फेक्शियस पीरियड हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो इन्फेक्शियस पीरियड लेटेंट पीरियड के बाद शुरू हो जाता है। फिर नॉन इन्फेक्शियस पीरियड है द पीरियड व्हेन द होस्ट एबिलिटी टू ट्रांसमिट इन अदर टू द अदर एबिलिटी सीजेज। नॉन इन्फेक्शियस पीरियड वो पीरियड है कि जब फॉर एग्जांपल दूसरों को ट्रांसमिट करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो इनको आप नॉन इन्फेक्शियस पीरियड कहते हैं। अब आप लोग देख लें, हम एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे हैं और एपिडेमियोलॉजिस्ट हमारा रोल किया है। जिस तरह हमने पहले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं, वेट और बैलेंस करते हैं, रेट्स मालूम करते हैं। तो हमारा काम क्या है, हम ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर जाते हैं और उनमें डिजीज़ की रेट्स को मालूम करते हैं कि कितने लोगों को बीमारी है, कितने लोगों को बीमारी नहीं है। ये एज एपिडेमियोलॉजिस्ट हमारा रोल होता है। तो हमारा क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ एपिडेमियोलॉजी राइज एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। हम क्या करते हैं एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, हम केसेस को मालूम करते हैं या हेल्थ इवेंट्स को मालूम करते हैं और उनको टाइम, प्लेस और पर्सन के हिसाब से फिर इनको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो हमने पहले लेक्चर में दो ब्रांच ऑफ एपिडेमियोलॉजी हमने डिस्कस किए थे। एक था हमारे पास डिस्क्रिप्टिव और एक एनालिटिकल। तो डिस्क्रिप्टिव में हम क्या कर रहे थे कि हम देख रहे थे टाइम, प्लेस, पर्सन के हवाले से डिजीज़ को। फिर एनालिटिकल में हम क्या कर रहे थे, हम जो हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे थे और हम खास रिस्क फैक्टर को मालूम कर रहे थे। तो
एज एपिडेमियोलॉजी हम क्या करते हैं, हम केसेस को काउंट करते हैं, फिर देखते हैं कि वो केसेस जो है वो किस टाइम ज़्यादा केसेस हुए हैं, कौन से लोगों को हुए हैं, वो मेल है या फीमेल है, और कौन से एरिया में हुए हैं। तो टाइम प्लेस पर्सन के हवाले से देखते हैं, फिर उन केसेस को हम टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करते हैं। तो वही वाला फार्मूला है जो मैंने आप लोगों को रेट का बताया हुआ था। रेट कि हमारे पास रेट चीज़ किस चीज़ के बराबर है, रेट बराबर है इवेंट्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क। तो इवेंट्स आपका कोई भी हेल्थ इवेंट हो सकता है, वो हेल्थ इंजरी भी हो सकती है, वो आपके पास डिजीज़ भी हो सकता है, कोई भी हेल्थ आउटकम हो सकता है, और टोटल पॉपुलेशन आपका कितना है। तो इससे आप क्या रेट मालूम करते हैं, और ये हमारा एज एपिडेमियोलॉजिस्ट हमारा मेन रोल है, हमारा मेन अप्रोच होता है किसी भी डिजीज़ के बारे में। अब मैंने तो आपको कहा कि हेल्थ इवेंट्स या केस, तो केस को आप किस तरह डिफाइन करेंगे और इसको आप किस तरह टाइम प्लेस पर्सन के हिसाब से देखेंगे। तो केस डिफिनीशन आप किस तरह डेवलप करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर जब आप जो है रेट मालूम करते हैं, केसेस को आप पॉपुलेशन एट रिस्क पे डिवाइड करके रेट मालूम करते हैं, तो फिर आप इसको कंपेयर करते हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि कंपेयर हम कंट्रास्ट करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पास रेट बढ़ गया है या रेट ज़्यादा हो गया है। फॉर एग्जांपल पिछले साल कोविड का रेट ज़्यादा था या इस साल रेट ज़्यादा है, तो इसको आप फिर क्या करते हैं, कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं। फिर इसके बेस पे आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में। तो जिस तरह मैंने बताया था कि हमने क्या, केस से पहले हम केस डिफिनीशन आनी चाहिए। तो हम केस डिफिनीशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास अपना केस क्राइटेरिया होता है कि आप केस किस को कहेंगे। तो कोविड का फॉर एग्जांपल अगर आप केस है, तो इसके लिए एक क्राइटेरिया आपके सामने होगा कि अगर ये करैक्टरिस्टिक किसी बंदे में होंगे तब हम इसको कोविड का केस डिक्लेयर करेंगे। अगर वो वाले करैक्टरिस्टिक नहीं होंगे तब इसको हम कोविड वाला बंदा कंसीडर नहीं करेंगे। तो केस डिफिनीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एपिडेमियोलॉजी। अब यह है केस डिफिनीशन का क्लिनिकल क्राइटेरिया भी इसमें होता है, एंड सम टाइम लिमिटेशन ऑन टाइम प्लेस इन पर्सन। क्लिनिकल क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल उसके लिए अपना, जिस तरह मैंने बताया क्राइटेरिया होता है, एक अपना स्कोर होता है, वो हमारे सामने होता है, उसकी बेस पे हम उसको कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास केस में आ जाता है और ये केस में हमारे पास नहीं आता। तो इसमें एक क्लिनिकल क्राइटेरिया भी हो सकता है। इसमें हम लेबॉरेटरी टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट के ऊपर अगर हमारा क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये बंदा जो है इसको आप कोविड कंसीडर कर सकते हैं, कांगो का केस कंसीडर कर सकते हैं, आप टीबी का केस कंसीडर कर सकते हैं, मलेरिया का कंसीडर कर सकते हैं सारे। इसके अलावा उसके साइंस सिम्टम कुछ होते हैं, उसके बेस पे भी आप उसको केस कंसीडर। तो केस के लिए आपका केस डिफिनीशन होना चाहिए। केस डिफिनीशन के लिए अपना एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया वो जो लिप बेस भी हो सकता है, साइंस सिम्टम बेस भी हो सकता है, कोई स्कोर भी हो सकता है, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जिस तरह मैंने बता दिया कि फॉर एग्जांपल मीज़ल, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर मीज़ल्स का आउटब्रेक हो गया है, फॉर एग्जांपल मीज़ल किसी इलाके में लोगों को मीज़ल ज़्यादा हो गया है, उसका एपिडेमिक या पेंडेमिक आ गया है, तो आप इसको कौन से लोगों को आप मीज़ल कहेंगे। तो इसमें आपके पास सस्पेक्टेड कौन सी होंगे, इन फेब्राइल इलनेस एकम्पनीड बाय रेश, जिन लोगों को फीवर होगा और उसको रेशेस होंगे, उनकी स्किन पे रेशेस होंगे, उसको आप सस्पेक्टेड में डालेंगे, सस्पेक्टेड केसेस में। प्रोबेबल आप किसको कहेंगे, अ केस दैट मीट द क्लिनिकल केस डिफिनीशन हैज़ नॉन कंट्रीब्यूटेड आर नो सेरोलॉजिक टेस्टिंग, यानी अभी उसकी टेस्ट नहीं हुई है लेकिन उनका जो साइन सिम्टम्स है वो मीज़ल्स की डिजीज़ जैसी है, तो इसको आप प्रोबेबल कहेंगे। कंफर्म आप इसको कहेंगे, किसको कहेंगे, जो लेबॉर्ट्री कंफर्म करेगा, यानी जिसके हम ट्रीट करेंगे वो लेबॉर्ट्री भी कंफर्म करेगा, उनके साइन सिम्टम भी होंगे, तब इसको आप कंफर्म केस लेंगे। तो इस तरह हम केस डिफिनीशन बनाते हैं कि आप सस्पेक्टेड, इस तरह आप कोविड का भी कह सकते हैं कि कोविड का हम किसको कोविड का सस्पेक्टेड कहेंगे, प्रोबेबल, इस तरह केस डिफिनीशन बनते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कि ये सस्पेक्टेड है, ये हमारे पास प्रोबेबल है, ये कंफर्म केस है। तो इनको इन साइन सिम्टम और इन क्राइटेरिया के बेस पे बनाते हैं, और ये कौन करते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके रेफरेंस है, आप मज़ीद अगर पढ़ना चाहें तो इस रेफरेंस के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। आपका वीडियो लिंक अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो लिंक भी यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो इसके साथ आपका टॉपिक ख़त्म हो गया।
और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, और किसी भी टाइम प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। और जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।